नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में रुक जाना नहीं योजना का मैं विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में है। और ये जो पेपर है 2024 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिन जिन का भी जो है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में रुक जाना नहीं योजना का मैं आपके लिए विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं जो 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ये जो पेपर है पिछली साल का पेपर है जिसमें जिस टाइप के प्रश्न आए थे इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि भैया इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बिना सॉल्यूशन का पूरा पेपर दिखा दूंगा, फिर पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी कैसे लिखना है वो सारा तरीका भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका विज्ञान का भी पेपर नहीं है, मान लीजिए हिंदी का है, सामाजिक विज्ञान का है, तो भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इससे आपको लिखने का तरीका पता चलेगा कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। विज्ञान का पेपर, फिर इसके बाद में सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सभी का पेपर मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे पेपर की ओर और पेपर को देखते हैं। तो ये है हमारा विज्ञान का पेपर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो है विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर है। ठीक है, ये हमारा साइंस का पेपर है और इसमें आपको जो टाइम है वो मिलेगा 3 घंटे का और पूर्णांक 80 नंबर का, मतलब आपका ये पेपर जो है वो आने वाला है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं कि भैया सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक आपको 5 एक अंक के नंबर प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद में 5 से 24 तक आंतरिक विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब अथवा वाले मिलेंगे। यहाँ पर चौथा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में ये लिखा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर सही विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए CaO + H2O = CaOH2 ऊष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसके आंसर जो है इनके नीचे लिखे हुए हैं, तो आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इस प्रकार से सही विकल्प आएंगे। देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ये सब भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले नर हार्मोन है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ये फिर अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसी को। इसके बाद में दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कहा जाएगा। जल का pH मान क्या होता है। इसके बाद में धातु का उपयोग तापमापी के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के कारण दिखाई देता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव खाली स्थान होता है। फिर इसी को अंग्रेजी में यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है। तांत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं को प्रतिबिंब बनते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीव द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा जोड़ी बनाने का। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी नेफ्रॉन, इंसुलिन, लेंस, अश्वशक्ति उत्पादक, ये हमें जोड़ियाँ मिलाना है। ठीक है, इनके आंसर अभी नीचे मैं बताऊंगा सभी के आंसर। ठीक है, इसके बाद में समीकरण को हमें संतुलित करना है। इसके अथवा में हमें दिया गया है, देखिए सहसंयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। इसके बाद है निषेचन किसे कहते हैं। इसका अथवा है परागण क्या है। फिर हमारा 8वां प्रश्न है मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। इसके बाद में CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, ये आपको बताना है। अवशेषी अंग क्या हैं, उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में हमें दिया गया है द्विशंकर क्रॉस क्या होता है। संयोजकता को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा में दिया गया है समस्तनुक से आप क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न दिया गया है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। इसका अथवा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हो। विभवांतर को परिभाषित कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। इसके बाद में इसका अथवा है ऐसी 2 युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद में धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। अथवा है इसमें परितंत्र में अपघटनों की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा गया है। इसका अथवा है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, इसके बाद में दिया गया है किसी चुंबक छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए।
ठीक है। इसके बाद में विद्युत मोटर का नामांकन चित्र बनाइए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक गुणों को लिखिए। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण सहित समझाइए। अपचयन उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकन चित्र बनाइए। इसके बाद में आता है हमारा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। इसके अथवा में है लेंस की क्षमता का आपको परिभाषा लिखना है। इसके बाद में आवर्धन क्षमता की परिभाषा लिखना है, ठीक है। इसके बाद में द्विखंडन बहुखंडन से आप क्या समझते हैं, इसका अथवा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 23वां है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया, ये आपको बताना है। इसके बाद मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको बताना है। आईने के यौगिकों के लिए सामान्य गुणधर्मों को लिखिए। इसके बाद में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, ठीक है। तो ये आपका पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इनके उत्तर आते हैं, ठीक है। तो उत्तर अब आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो पहला है ऑब्जेक्टिव जो है, पहला प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव है पहले का हमारा उपयुक्त ए और बी दोनों आंसर आएंगे। दूसरे का है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा क्षुद्रांश। इसके बाद में चौथे का हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद में अगला हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। रिक्त स्थानों में हमारे ये आंसर आएंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। रिक्त स्थानों में आएगा, देखिए वो जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद में पारा, पत्ती, प्रकीर्णन, एक दैनिक, ठीक है। ये रिक्त स्थानों में भरा जाएंगे आपके। फिर इसके बाद में आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर देखिए, जो धातु की चमक होती है उसको धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद में तंत्रिका ऊतक, अनुवांशिकी, दृष्टिपटल और जैव निम्नीकरण, ठीक है। तो ये आप एक वाक्य में उत्तर वाले जो प्रश्न है उनके उत्तर लिख लीजिए। और इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे कि बस उत्तर 3, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर लिखेंगे और डायरेक्ट इस तरीके से आप लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को भी लिखने लग जाते हैं, प्रश्न को आपको नहीं लिखना है। इसके बाद में आती है हमारी जोड़ी। तो जोड़ियों के आंसर ये दिए गए हैं, ठीक है। ये जोड़ी के आंसर दिए गए हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर वाला प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर देखो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। पहला है मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करने में अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा है दंत क्षय में मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये हमें पता चल जाता है इससे कि भैया अगर 5.5 से कम होगा तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, तो हम उसको मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है इसका अथवा है। इसका जो अथवा है, समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण संतुलित किया हुआ ही लिखा हुआ है, आप उसको इससे मैच कर लीजिएगा। हमें संतुलित करने में क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर 2Na है तो यहाँ पर भी 2Na होना चाहिए। यहाँ पर 2H2O है तो यहाँ पर भी 2H2O होना चाहिए। देखिए 2 H2 यहाँ पर हैं, ठीक है, और यहाँ पर H 4 होने चाहिए, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हैं और 2 ये हैं, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको संतुलित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है सह संयोजी आबंध को परिभाषित हमें करना है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सह संयोजी आबंध कहलाते हैं। ये आंसर हो गया। इसके बाद में इसका जो अथवा है ये हो जाएगा, अथवा कौन सा वाला, 6वें का जो अथवा है उसका आंसर हमें ये दिया गया है। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। तो क्या हो जाएंगे, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए इसके बाद में निषेचन क्या होता है, ये 7वां प्रश्न है। निषेचन क्या होता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोग सम्मिलन निषेचन कहलाता है। इसका अथवा जो है परागण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें परागण से परागण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागण कहलाती है। अर्थात परागणों को किसी माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तर लिखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। 8वां प्रश्न हमें दिया गया है CH4 मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो ये है मीथेन की जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। चलिए इसका अथवा हमें दिया गया है। अथवा है देखिए, अथवा हमें दिया गया है, देखो CO2 मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ये हमें दी गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अवशेषी अंग, प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो कि कार्य के लिए अनावश्यक होते हैं तथा पूर्ण विकसित नहीं होते, लेकिन किन्हीं अन्य संबंधित प्राणियों में पूर्ण विकसित नहीं होते, लेकिन किन्हीं अन्य संबंधित प्राणियों में पूर्ण विकसित होते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। अब अवशेषी अंग होते क्या हैं इनको हम समझते हैं। देखो जैसे
कर्णपल्लव की पेशियाँ, हमारे कानों में जो पेशियाँ होती हैं वो किसी काम की नहीं होती। इसके बाद में कृत्रिम रूप परिसेका, ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद में आता है नवा द्विसंकर क्रॉस। क्या होता है? दो विपरीत लक्षणों को एक साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर संयोजकता, ठीक है। तो संयोजकता क्या होती है? यहाँ पर देखिए, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता कोष में उपस्थित बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर बीच में प्रोटॉन होता है, सबसे लास्ट वाली जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही क्या होती है? संयोजकता होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है हमारा क्या? समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक क्या होते हैं? जब तत्व, ठीक है, जब तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसा तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए? सही परिभाषा लिखने पर आपको पूर्ण अंक मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। इसके बाद में 11वां है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने से प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो पाता, अतः अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। इसके बाद में अथवा है, इसका अथवा वाले को भी देख लेते हैं। 11वां जो है, ग्रह तारों की उपेक्षा, ये कौन से वाले प्रश्न का है कि तारे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ग्रह तारों की उपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरणें औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है और हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुछ परिवर्तन भी शून्य मान का होता है। इस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। और तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए बहुत दूर से प्रकाश जो आता है उनकी किरणें इतर बितर हो जाती हैं, जिस कारण हमें प्रकाश जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला है विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसके बाद में विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करते हैं। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है द्विपरिवर्तक कहलाती है, ठीक है। इसका कारण कुंडली एवं धुरी का घूर्णन निरंतर होता रहता है, ठीक है। इसका अथवा वाला जो है ये हमें दिया गया है, देखो, निम्न युक्तियों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, ठीक है। मतलब हमसे पूछा गया था ऐसी 2 युक्तियों का नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, विद्युत पंखे में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है। इसके बाद में आप और कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें देखिए, यहाँ पर तो वॉशिंग मशीन का बता दिया, विद्युत पंखा का बता दिया, आप कूलर का भी बता सकते हैं, कूलर में भी होता है। इसके बाद में आप बता सकते हैं कि भाई आपका जो टेबल फैन होता है उसमें भी होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इनका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा अगला, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय जो होता है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती, ठीक है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, ठीक है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बस सीधा हो गया। अगला देखते हैं हमारा 14वें का अथवा जो है, यहाँ पर देखो धमनी और सिरा में अंतर। तो धमनी की भित्ति मोटी एवं लचीली होती है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी की गुहा सक्रिय होती है, ठीक है। इसके बाद में सिरा जो होती है, सिराएं हमारे हाथ पैरों में ऊपर दिखाई देती हैं, जो हरी हरी सी होती हैं। सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है, ठीक है। सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, जो हमारी हरी हरी दिखती है, इसका मतलब उसमें क्या है? अशुद्ध रक्त होता है। सिरा की गुहा चौड़ी होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तर के जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उस पोषी स्तर पर निर्भर अन्य पोषी स्तर के जीव मर जाएंगे तथा निचली पोषी स्तर के जीवों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा और खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जैसे हम मान लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या होते हैं? पौधे, ठीक है। पौधों को कौन खाता है? बकरी खाती है, हिरण खाता है, ठीक है। बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है, ठीक है। इसके बाद में शेर को कौन शेर के बाद मतलब ये एक श्रृंखला हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर से बकरी गायब हो जाए, ठीक है, बकरी गायब हो जाए, जो पौधों को खाने वाले हैं ये सब चीज़ें गायब हो जाएं, तो शेर तो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो घास को खा नहीं सकता है, ठीक है, घास को खा नहीं सकता है और उसे मांस मिल नहीं रहा है, तो शेर अपने आप मर जाएगा, ठीक है।
अब जो घास है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि शेर घास को खाएगा नहीं तो घास अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए इसका बाद में हमारा आता है यहाँ पर परितंत्र में अपघटकों की भूमिका। परितंत्र में जीवों की जब मृत्यु होती है, जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपघटन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपघटक होते हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं। ठीक है, तथा पौधों द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये होती है। इसके बाद में इसका जो अगला है उत्कृष्ट गैसें, 16वां प्रश्न जो है, उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन आदि का पता देर से लगा क्योंकि ये अक्रिय गैसें हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है, मेंडलीफ को जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था उसी प्रकार रहने दिया तथा उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रख दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अथवा। इसका अथवा, ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसकी सीमाएं क्या हैं? अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू हो पाया। इसके बाद में नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है केवल हल्के तत्वों के लिए ही यह सिद्धांत ठीक से लागू हो पाया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्षण चुंबक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। तो इस प्रकार से आपको रेखाएं खींचनी है, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आप ऐसे बनाएंगे। ये हो गई हमारी चुंबक, एक चुंबक ये हो गई। ठीक है, ये एन है, ये एस है। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या कुंडली। ठीक है, ये कुंडली हो गई। इसके बाद में ये ब्रुश हो गए। इसके बाद में ये जो घूमेगी ये क्या है? ये धुरी है। ठीक है, और बस इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप बैटरी लगा देंगे, ये कुंजी हो गई यानी कि बटन हो गया। बस जो है हमारा विद्युत मोटर का चित्र बन करके तैयार हो गया। चलिए अब हमारा 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है, मतलब विद्युत धारा से बहुत चीज़ें गर्म हो जाती हैं, तो उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? देखो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत इस्त्री, मतलब कि जो हम प्रेस करते हैं, प्रेस में किया जाता है। विद्युत केतली, एक केतली आती है जिसमें चाय डायरेक्टली बना सकते हैं हम। विद्युत हीटर, आपने हीटर देखा होगा, उसमें किया जाता है। इसके बाद में विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, जैसे कि बल्ब में किया जाता है। विद्युत के तापीय प्रभाव का उपयोग फ्यूज में किया जाता है, जैसे कि हम जो फ्यूज लगाते हैं घरों में, जो गर्म होकर टूट जाता है। ठीक है, जिससे हमारे उपकरणों में क्षति होने से रुक जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ओम का नियम को सीधे यदि हम माने तो भी अनुक्रमानुपाती आई, मतलब जो विद्युत विभव है, विभवांतर है, वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न जो है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि हम कोई भी गैस को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, जलती है। ठीक है, इसके बाद में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना। अब बर्फ़ है, बर्फ़ जब तक ठंडा रहेगा, जब तक उसको कोई एनर्जी नहीं दी जाएगी, जब तक वो जमा रहेगा। जैसे ही उसको हम एनर्जी देंगे, हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है हमारा 19वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये हमें प्रिज्म का चित्र बनाना है, इस प्रकार से विक्षेपण को हमें दिखाना है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका अथवा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होती है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म
कण लाल रंग की उपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन हुआ, नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21वां प्रश्न जो है। यहाँ पर देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसी को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई चिकनी सतह है, जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा ले लीजिए, जैसे हम जिसमें हम मुंह देखते हैं, जिसको दर्पण बोलते हैं, उसको ले लीजिए। उस पर आप जैसे ही प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश यहाँ से टकरा कर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि ये कोई चमकीली सतह है, तो यहाँ से जो आया प्रकाश यहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर आपतित किरण दर्पण के आपतन आयतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये प्रकाश का ये कोई परावर्तन हो गया, अब यहाँ पर देखो आपतित किरण, ये कौन सी है? आपतित किरण है। ठीक है, दर्पण का आयतन बिंदु, ये दर्पण का आयतन बिंदु है, ये वाला। ठीक है, पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अब ये परावर्तित किरण है। ठीक है, सभी एक ही तल में होते हैं, अब ये एक ही तल में स्थित हैं। ठीक है, ये हमसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका अथवा है, लेंस की परिभाषा हमें लिखना था। ठीक है, लेंस की क्षमता का हमें सूत्र लिखना था, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में आवर्धन का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखिए द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर जो है हमें बताना है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए, तो ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र है। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर का चुनाव ही क्यों किया? तो देखो मटर की क्या क्या खासियत है। मटर का पौधा एक वर्षीय है, मतलब वर्ष में केवल एक ही बार में ये फलता है। इसके बाद में इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, मतलब इसके पुष्प जो होता है उसमें नर और मादा दोनों के गुण होते हैं। इसके बाद में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसके बाद में स्वपरागण परपरागण आसानी से किया जा सकता है इसमें। इसके बाद में इसके पौधे में अनेक विपर्यार्थी लक्षण होते हैं, जैसे लंबे बेने पौधे, सफ़ेद पुष्प, बैंगनी पुष्प आदि इसमें होते हैं। ठीक है, इसका अथवा हमें दिया गया है। देखो इसका अथवा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? जैसे कि किसी जो कोई मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उसको लड़की होगी या लड़का होगा, वो कैसे डिफाइन होता है? ठीक है, मतलब वो कैसे डिसाइड होता है पेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी जो हैं वो समान गुणसूत्र होते हैं, तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, पुरुष में यह जोड़ा XY के रूप में होता है। ठीक है, स्त्री में यह जोड़ा XX के रूप में होता है। ठीक है, अब XX गुणधर्म युग्म जो है जो मिलते हैं, ठीक है, XX वाले एक साथ मिल जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी? लड़की होगी, और XY जो मिलेंगे वहाँ पर लड़का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको एक डायग्राम से भी समझाया गया है। देखो ये स्त्री है, इसमें क्या होते हैं? XX गुणधर्म होते हैं, और पुरुष में XY गुणधर्म होते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो X हैं ये दो अलग अलग प्रकार से हमने लिख दिए। ये क्या है? अंडाणु है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? शुक्राणु है। अब यहाँ पर अलग अलग होते हैं, देखिए एक X होता है और एक Y होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए ये अंडाणु यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये X आया और इधर से X इसमें मिल गया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? डबल X का मतलब क्या है? लेडीज़ होगी, मतलब लड़की होगी। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला जो अंडाणु है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसमें X मिल गया, तो यहाँ पर भी क्या होने के चांसेस हैं? लड़की होने के चांसेस हैं। अब मान लीजिए यहाँ से जो अंडाणु है वो यहाँ पर आया। ठीक है, और दोनों अंडाणु यहाँ पर आए। ठीक, अब इसके बाद में इसमें जो Y वाला है इसमें मिल गया, तो XY हो गया। XY क्या होता है? पुरुष होता है। इसके बाद में यहाँ पर Y है और X इधर से आ गया, XY हो गया, तो ये क्या हो गया? लड़का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लिंग निर्धारण जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर धातु अधातुओं के में अंतर बताना है। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो पेपर है यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और भी पेपर का एक्सप्लेन आप चाहते हैं कि भैया जो रुक जाना नहीं योजना में और भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि गणित का पेपर होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा, जिसको जिस विषय की आवश्यकता है वो कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं तुरंत से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास सारे वीडियोज़ बने हुए पड़े हैं, मैं सब अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।